ओके सो गुड इवनिंग ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर? बढ़िया रहा। सर बढ़िया। तो ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद सब एग्जाम क्लियर करेंगे तब होगा सर। सारी एग्जाम क्लियर करेंगे तो बढ़िया होगा। एग्जाम यस तो सर। क्लियर हो जाएगा। नॉलेज भी चाहिए सर। थैंक यू सो मच, आप अच्छा बताते हैं। अब मैं थैंक यू। तो मेरे साइड से थोड़ा कमी रहती है, पूरा टाइम नहीं दे पाता। कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर। आप वीडियोस वगैरह देखिए और थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, हो जाएगा। ओके सो हम लगभग 4 से 5 दिन के गैप के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रिपरेशन अगर हुई होगी तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको आए होंगे, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। ओके कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक लास्ट वाले ट्रेनिंग में कवर किया था अडेंडम। अडेंडम के बारे में आप सबको पता होगा, लास्ट में कवर किया था, तो फिर से समझाने की ज़रूरत है। यस सर। ओके सो हम स्कीम मीन्स ऑफर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स में एक होता है सेट, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। दूसरा होता है साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तीसरा होता है किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम के बाद अपडेट किया जाता है? कितने टाइम के इंटरवल के बाद अपडेट किया जाता है? 15 6 दिन के बाद। months. Yeah, sorry. और Mm. कोई? करेक्ट, सो 6 मंथ्स करेक्ट आंसर है। एंड साई को कितने टाइम में अपडेट किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन? Same, sir, 6 months. नहीं, साई को 1 ईयर्स में अपडेट किया जाता है। Okay, sir. ठीक Thank है। एंड किम? So 6 months. करेक्ट। सो किम क्या होता है? एस ए आई एंड एस आई डी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों की समरी होती है। तो जाहिर सी बात है किम का अपडेशन हाफ ईयरली करना पड़ेगा, क्योंकि सिड हाफ ईयरली अपडेट होता है, बट साई ईयरली अपडेट होता है। सो अपडेट कैसे होता है वो आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था शायद सब। मान लीजिए ये ड्यूरेशन है, तो 30 सॉरी 1 अप्रैल को सितंबर, 31 सितंबर। अब सितंबर में 31 होता है 30, ये मुझे नहीं पता। ये 6 महीने कंप्लीट हो गए। अभी यहाँ से 1 महीने का टाइम मिलता है इनको अपडेट करने के लिए। मतलब 1 अक्टूबर तक अपडेट हो जाना चाहिए क्या, सिड। सो ये 6 महीने हो गए। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद 1 महीने का टाइम मिलता है जहाँ हमें उनको अपडेट करना है। उसी तरह से जब साई की बात होती है तो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 1 अप्रैल से, सपोज 23 है, तो 31 मार्च 24 को अपडेट करना पड़ेगा। राइट, ये 1 ईयर हो गया। अभी इनको कितना टाइम मिलता है? 3 महीने। ठीक है। सिड और किम में ये दोनों चीजें चलेंगी। सिड और किम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से अपडेशन होता है, और साई में इस तरह से अपडेशन होता है। क्लियर है? सो ये तो हो गया कि 6 महीने के अंदर जितने भी चेंजेस हुए, इस बीच में जितने भी चेंजेस हुए, इस 1 महीने के बीच में उसको अपडेट कर देंगे। साई में इन 1 साल में जितने भी चेंजेस हुए उसको इस 3 महीने में अपडेट कर देंगे। लेकिन अडेंडम क्या होता है? अडेंडम होता है इस ड्यूरेशन के बीच में कोई चेंजेस होते हैं तो पब्लिक को उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। सपोज, कहाँ गया, सपोज यहाँ पे कोई चेंज हुआ, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी चेंजेस हुए, तो यहाँ तो अपडेट करेंगे नहीं, इसको 6 महीने के बाद ही करेंगे। तो इस टाइम पे कुछ चेंजेस है स्कीम में या फिर एएमसी में, तो एडेंडम आता है। फिर क्या आता है? एडेंडम। इसको ये पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ही है, बट इसको एडेंडम बोलते हैं और इसको किम में अटैच कर दिया जाता है।
किम में एक अलग पेज से अटैच कर दिया जाता है, वो होता है एडेंडम। सो जब भी कोई चेंजेस होते हैं स्कीम में, अपडेशन वाली ड्यूरेशन के बीच में कोई भी चेंजेस होते हैं, उस चेंज को किम में अटैच कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एडेंडम। सो द एडेंडम कंसिडर टू द पार्ट ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सो एडेंडम भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट एक होता है, जिसको कहाँ पे अटैच किया जाता है? किम में। क्लियर है? अब जब डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाएंगे तो एडेंडम को उसी डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में कोई भी चेंजेस होंगे, फिर उसका एडेंडम किम में अटैच होते रहेगा और लास्ट में अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। फंड फैक्ट शीट क्या होता है? सर, ये सीड और ऐसे असाई अपडेशन नीड बेस भी हो सकता है ना? नहीं, नीड बेस्ड नहीं होता है। ओके सर, ओके सर, उस थैंक यू। उस केस में एडेंडम आता है ना। ठीक है। और फंड फैक्ट शीट क्या होता है? ये सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए। फंड फैक्ट शीट 1 पेजर, 2 पेजर या 3 पेजर एक डॉक्यूमेंट होता है जो मंथली अपडेट किया जाता है। ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। फंड का एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है, फंड मैनेजर कौन कौन से हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कितना रिटर्न दिया है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर को एक्चुअली में चाहिए होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलता है? फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट हर महीने अपडेट किया जाता है, बट ये स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। सेबी ने कोई कंपल्सन नहीं लगाया है कि आपको फंड फैक्ट शीट बनाना है। बट स्कीम अपने मंथ टू मंथ जो भी अपडेट हो रहे हैं उसमें जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, एक्चुअली इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन स्कीम से रिलेटेड होती है। स्कीम से रिलेटेड इन इन द सेंस, स्कीम कब लॉन्च हुई, जब से लॉन्च हुई तब से उसके रिटर्न्स कितने हैं, या हाफ ईयरली क्वार्टरली रिटर्न्स कितने हैं, कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है स्कीम ने, ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो फंड फैक्ट शीट को मंथली अपडेट किया जाता है। क्लियर है? और ये स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मीन्स इसको सेबी के गाइडलाइंस में फंड फैक्ट शीट नाम की कोई चीज नहीं है। क्लियर है? ओके। अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट्स, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था। अपडेशन ऑफ सिड 6 मंथ्स, अपडेशन ऑफ साई एवरी फाइनेंशियल ईयर, अपडेशन ऑफ किम हाफ ईयरली मीन 6 मंथ्स। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अदर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। ओके। सो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स जो हर 6 महीने पे अपडेट होगा, फंड फैक्ट शीट मंथली अपडेट होगा। बट स्कीम में चेंजेस तो डेली होते हैं, स्कीम के अंदर चेंजेस डेली होते हैं। किस चीज़ में? एनएवी प्राइस में, मार्केट प्राइस में, उसके एक्सपेंस रेशियो में। तो उसका अपडेट कहाँ मिलता है हमें? जैसे डिस्क्लोजर ऑफ डेली एनएवी, एनएवी प्राइस तो डेली चेंज होगा, उसका अपडेट कहाँ पे मिलेगा हमें? सो कोई भी स्कीम है, सपोज एसबीआई के जितने फंड्स हैं, उनका आज का एनएवी प्राइस कितने पे क्लोज हुआ, ये चीज वो अपने खुद के वेबसाइट पे और एमफी के वेबसाइट पे अपडेट करेगा। और साथ ही साथ 2 न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करना पड़ेगा। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, दूसरा न्यूज़पेपर उस लैंग्वेज में होगा। सपोज जैसे एसबीआई की हेड ऑफिस है मुंबई में, सो मुंबई में मराठी लैंग्वेज चलती है, तो एक मराठी न्यूज़पेपर में, मराठी लैंग्वेज की न्यूज़पेपर में, दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में इनको डेली एनएवी पब्लिश करना होगा। तो डेली एनएवी पब्लिश कहाँ पे होता है? एक पे एमसी खुद के वेबसाइट पे करेगी, दूसरा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की वेबसाइट पे अपडेट करेगी, तीसरा कहाँ करेगी? न्यूज़पेपर्स। ओके। ओपन एंडेड फंड का एनएवी प्राइस डेली बेस पे कैलकुलेट होता है और सेम तरह से रिलीज किया जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम्स में वंस इन अ वीक मैंडेटरी है, बट एक्चुअली अपडेट डेली होता है। वंस इन अ वीक
सेबी ने रेगुलेट किया है, वंस इन अ वीक इसका एनएवी अपडेट होना ही चाहिए क्लोज एंडेड फंड्स का, बट एएमसीज डेली कर देती हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो, स्कीम का जो एक्सपेंसेस है वो भी चेंज होते रहते हैं, एक्चुअली में डेली चेंज होते हैं, क्योंकि एयूएम के बेस पे इसका एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो भी डेली चेंज होता है, तो एएमसी खुद की वेबसाइट पे इसको अपडेट करती है। रिस्कोमीटर, रिस्कोमीटर एक्चुअली हमेशा सही ही होता है, मीन्स सेम ही होता है, किसी भी स्कीम का रिस्कोमीटर हमेशा सेम होता है, बट रिस्कोमीटर भी डेली ही अपडेट होता है, किम में अटैच्ड होता है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, ये मंथली बेसिस पे होता है एक्चुअली। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर क्या होता है, किसी स्कीम ने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक्स रखे हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स रखे हैं, कितने डेट सिक्योरिटीज हैं, ये सारे अपडेट मंथली बेसिस पे कस्टमर को दिया जाता है। आप किसी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आपको मेल पे आता है। सो ये होता है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, मंथली होता है। ओके, सो चैप्टर 5 के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट डज दिस लाइन रिफर टू? प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, जो लिखा होता है कौन से डॉक्यूमेंट की ओर इशारा कर रहा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दूसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फंड फैक्ट शीट। चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? डी सर, डी। डी डी डी। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? Same sir. B. बी या डी? D. Last one. D. करेक्ट। Delhi. सो ये करेक्ट आंसर है। जब भी बोला जाता है कि रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दो ही होते हैं, एक होता है सिड, दूसरा होता है साई। अब किम भी एक डॉक्यूमेंट है, बट इन दोनों की ही समरी होता है। फंड फैक्ट शीट मैंडेटरी है नहीं, तो फंड फैक्ट शीट का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, सही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू with respect to the scheme information document and the statement of additional information? So सिड एंड साई के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट ए है, those two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Fund in India as a part of MFI's code of conduct. Second option है, these two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Fund in India as a part of best practice circular. Third option है, these two documents are prepared in format prescribed by Securities and Exchange Board of India. Fourth option है, each asset management company is free to prepare these documents in the format they desire. So सबसे पहला है कि सेबी के फॉर्मेट में होगा, दूसरा है एमफी के बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलर के अंदर होगा, तीसरा ऑप्शन है एमफी के कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पे होगा, चौथा ऑप्शन है कि एएमसी इसको खुद से डिजाइन कर सकती है जैसा वो चाहे। तो कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? फिर से बता दूं क्वेश्चन आंसर? So format prescribed जी by सर। Securities and Exchange Board of India. ओके, कोई और? मिसेस कपूर? ओके, तो करेक्ट, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फॉर्मेट से होगा। ये फॉर्मेट बनाता है एक्चुअली एमफी है, बट उसको अप्रूव करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी का जो फॉर्मेट है उसी के बेस पे प्रिपेयर होता है स्कीम डॉक्यूमेंट्स या जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीड साई किम, ये सारी चीजें। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की या किम
बी अपडेटेड? किम को हाउ ऑफन मीन्स कितने ड्यूरेशन में किम को अपडेट किया जाता है? Once in तो 6 months. ओके, और कोई आंसर? Same, sir. B. At least once in 6 months. करेक्ट. As per SEBI guidelines, how often should the mutual fund schemes portfolio be published? स्कीम का पोर्टफोलियो कितने टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल में पब्लिश किया जा सकता है? A monthly. करेक्ट. अभी मैंने जस्ट बताया. अभी स्कीम का पोर्टफोलियो मतलब आपको समझ में आ गया होगा. स्कीम ने कौन कौन सी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, कौन कौन से डेट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसका भी एक स्टेटमेंट होता है कि कहाँ पे हमारे पैसे एक्चुअली इन्वेस्टेड कहाँ पे है, जिसको बोलते हैं स्कीम का पोर्टफोलियो. सो स्कीम का पोर्टफोलियो मंथली पब्लिश किया जाता है. ये डेली हो भी नहीं सकता, इसको कोई डेली नहीं कर सकता, ये मंथली ही अपडेट करना होगा. क्योंकि क्या होता है, इंटरनल ट्रेडिंग में आ जाता है. अगर डेली पब्लिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फंड मैनेजर ने आज क्या बाय किया. ठीक है. तो ये चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते. कोई भी शेयर लेने के 1 महीने बाद ही डिस्क्लोज कर सकता है म्यूचुअल फंड कि उन्होंने क्या बाय किया. विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट? कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मतलब से भी नहीं बोलती कि इसको बनाना है? कौन से डॉक्यूमेंट? पहला फंड फैक्ट शीट, दूसरा साई, तीसरा सिड, चौथा किम. Fund fact sheet. करेक्ट. अभी जस्ट मैंने बताया फंड फैक्ट शीट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट. ओके, अभी चैप्टर 5 से आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे चलते हैं. फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. म्यूचुअल फंड, अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? जो NISM सर्टिफाइड होता है और जिसके पास एम्फी का लाइसेंस होता है, मतलब ARN नंबर होता है. सो पहले तो आपको पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करके सर्टिफिकेट लेना होता है. सर्टिफिकेट लेने के बाद आप ARN के लिए अप्लाई करते हैं. आपके पास ARN नंबर हो गया. नाउ यू आर एलिजिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड. सो म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है? So an investor need to invest the money in the portfolio of various investment options to achieve the financial goals. This process of building a portfolio could be achieved with the help of the section of the basket of mutual fund schemes. However, one may still need help constructing a portfolio with the help of an expert. This expert could be a mutual fund distributor. सो एक्चुअली म्यूचुअल फंड स्कीम खुद में ही इतनी बढ़िया डिजाइन होती है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका एक बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा. बट कौन से पोर्टफोलियो में आपको पैसा डालना है ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है. उस केस में जब म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन की बात होती है, उस टाइम पे आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और उसी एक्सपर्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो प्रोसेस क्या होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? सबसे पहले इन्वेस्टर पैसे किसको देता है? एक्चुअली देता नहीं है, किस पे ट्रस्ट करता है? तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो इन्वेस्टर आया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फंड मैनेजर के पास गया, मीन्स उसने स्कीम सेलेक्ट की. सो स्कीम कोई ना कोई फंड मैनेजर ही ड्राइव कर रहा होता है. सो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाता है, मतलब स्कीम का पोर्टफोलियो. सो ये प्रोसीजर होता है एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है. तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर, फंड मैनेजर और फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाता है. ये सब आपको पता है. Different kind of mutual fund distributor. So mutual fund are distributed in India to the investor through multiple channels. पहला इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बैंक की ब्रांचेस भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होती हैं. नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू देयर ब्रांचेस एंड देयर सब ब्रोकर्स. तो कुछ ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो नेशन वाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर ब्रांचेस, मीन्स उनकी ब्रांचेज या उनके एम्प्लॉयज से आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं. या फिर वो अपने अंडर में सब ब्रोकर भी बनाते हैं, उनके सब ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है. पोस्ट ऑफिस में भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं. तो ये 4 चैनल हो गए जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है.
while a category of distributor is also varied, the portfolio used are also many. Fund may be distributed through a traditional method of using paper based application form. So अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन चैनल्स में से भी किसी भी चैनल के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स को भी यूज करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज से भी म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इंडिविजुअल प्लेयर्स। ओके, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स सपोज आपने एग्जाम पास कर लिया, आप यार नंबर ले लिए, तो आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, या फिर किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के आप एजेंट बन सकते हैं, मीन्स सब ब्रोकर बन सकते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं। तो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से काम करते हैं। नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज, प्रोसीजर इनके लिए भी सेम है, इनको भी सेम एग्जाम पास करना होता है। मतलब इनके कोई एम्प्लॉय होंगे या कोई भी डायरेक्टर होगा जो एग्जाम देता है और उसका सर्टिफिकेट होता है, राइट? सो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज को भी एग्जाम पास करना होता है, आरएन नंबर लेना होता है। ओके, द ट्रेडिशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल चैनल ऑपरेट थ्रू डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। ओके, जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज होती हैं, मींस जो कंपनीज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के दो मॉडल हो सकते हैं। पहला, वो खुद से अपनी ऑफिस, अपनी वेबसाइट, अपना मोबाइल ऐप बना के अपने एम्प्लॉयज को रख के उनसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस करें, या दूसरा ऑप्शन होता है सब ब्रोकर्स को बना के उनसे बिजनेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम में इंडिया में कुछ बड़े सब ब्रोकर्स के नाम बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा एनजे वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, एसेट प्लस, निवेश। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो एज अ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हैं, आप इनके एजेंट बन के काम कर सकते हैं। सो ये लोग डायरेक्टली खुद से भी म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, और अपने अंडर में जो सब ब्रोकर बनाया है उनके सब ब्रोकर भी म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। ओके, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज में पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और इनको भी एक मीन्स क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। मतलब जो आसपास की 20 डिस्ट्रिक्ट में काम करता हो उनको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो लोन वगैरह देती हैं, वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकती हैं। बैंक्स बन सकते हैं। जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। The distribution companies and banks are sometimes referred as institutional distributors. So कुछ बैंक्स होती हैं या जो एनबीएफसीज होते हैं उनको कभी कभी हम इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं। अभी ये चीज़ ना आपको ऐसे समझ में आएगी, इसको पढ़ने लिखने या इन सब की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा एक कंपनी हो सकती है। अब कंपनी में क्या क्या हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं। अभी ये कंपनीज या तो बैंक्स होंगी, या तो कोई लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनीज होंगी, या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ये सब कंपनीज है। सो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी अपने अंडर में सब ब्रोकर बना सकता है, कोई कंपनी भी अपने अंडर में सब ब्रोकर बना सकती है। सो सिंपली, एक तो अगर कोई कंपनी है डायरेक्टली म्यूचुअल फंड सेल करती है, जैसे कोई बैंक होती है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक अपने अंडर में एजेंट्स नहीं बनाती, उसके जो बैंक के कस्टमर है उन्हीं कस्टमर को म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, मतलब एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज ही सेल करते हैं। बट आप आ जाइए, जैसे प्रूडेंट कॉर्पोरेट हो गया, एनजे वेल्थ हो गया, इनके एम्प्लॉयज की एक अलग टीम है जो म्यूचुअल फंड सेल करती है। एक वो सब ब्रोकर्स का नेटवर्क भी बनाते हैं जो म्यूचुअल फंड सेल करती है। सो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स। ओके, कुछ ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स मींस एज ए इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहां से आप म्यूचुअल फंड सेल करोगे, कस्टमर को कोई ऐप दोगे, आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो कभी कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का मोबाइल ऐप बना लेते हैं, खुद की वेबसाइट बना लेते हैं, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। और कभी कभी वो चैनल पार्टनर बन जाते हैं, मतलब किसी कंपनी के एजेंट बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ ऑनलाइन एजेंट्स बनाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑनलाइन चैनल पार्टनर। जैसे एसेट प्लस हो गया, एसेट प्लस की सिर्फ एक ऑफिस है पूरे इंडिया में, और जितने भी उनके सब ब्रोकर हैं सब ऑनलाइन काम करते हैं।
तो ये ऑनलाइन ही सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना हुआ तो ये उनका अकाउंट ओपन करते हैं अपने मोबाइल ऐप पे। उनका इन्वेस्टमेंट जो भी ट्रांजेक्शन कराना होता है उसके थ्रू करवाते हैं। सो ऑनलाइन चैनल पार्टनर हो गए। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा स्कीम में जाना चाहिए, करेक्ट। तो आपको पेमेंट गेटवे सुना होगा आपने। हर चीज़ का एक पेमेंट गेटवे होता है। अगर आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं तो आप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट डायरेक्टली अमेजोन के जो भी अकाउंट होता है उसमें पहुंच जाता है। किसके थ्रू पहुंचता है? कोई ना कोई पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे के थ्रू पहुंचता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पेमेंट गेटवेज हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने पेमेंट गेटवे बनाया, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ने ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, मतलब पेमेंट गेटवेज बनाए। सो एनएससी के प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसको एनएससी एमएफएसएस भी बोलते हैं, और एनएमएफ सेकेंड प्लेटफॉर्म। दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का नाम है बीएससी आरएमएफ। सो ये दोनों एक्सचेंज के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शन मतलब ये इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने अपना खुद का मोबाइल ऐप बनाया। सो मोबाइल ऐप में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में पहुंचना चाहिए। तो उसके अंदर मैं इन प्लेटफॉर्म्स को या इन पेमेंट गेटवेज को यूज कर लूंगा, जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तीसरा एक है एमएफयू, म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। एमएफयू करके एक पेमेंट गेटवे है। वो पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है? ये बनाया किसने है? जितने भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, मतलब कैम्स और कार्वी, सारी एएमसीज, इन सब ने, सारी एएमसीज और पेमेंट गेटवे, सॉरी आरटीए, इन दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया जिसको बोलते हैं एमएफयू। इसके थ्रू भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड ऐप ऑफर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैंने आपको बताया। कुछ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का मोबाइल ऐप, अपना खुद का वेबसाइट बना लेते हैं और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को उसमें इंटीग्रेट करवा लेते हैं, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। सो मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी आप कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, अपना खुद का मोबाइल ऐप, खुद की वेबसाइट्स बना के। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एएमसी। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर यूज करते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को कौन यूज करता है? डिस्ट्रीब्यूटर। एएमसी खुद का म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स खुद ने बना रखे हैं। मतलब जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका खुद का वेबसाइट है, खुद का मोबाइल ऐप है। सो एज अ इन्वेस्टर आप उसके थ्रू भी, जैसे आपको आईसीआई में इन्वेस्ट करना है तो आईसीआई का जो भी म्यूचुअल फंड का ऐप होगा उसको आप डाउनलोड करिए, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करिए। बट जब आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और कोई ब्रोकर बीच में नहीं होता तो डायरेक्ट प्लान में चले जाते हैं। और जैसे आईसीआई का मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आईसीआई के साथ मैं इम्पैनल्ड हूँ। सो मैं अगर आपको आईसीआई का ऐप दूंगा, मतलब मैंने आपको लिंक भेजा, आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, तब आप वहां से ट्रांजेक्शन करेंगे तो मेरा कोड बीच में आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए आपको सारी कंपनीज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो इस तरह से भी मतलब सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के खुद के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हाउ टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो मैंने आपको कई बार बताया, फिर से बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं? So an asset management company may appoint a individual bank, non-banking financial companies और distribution company as a distributor. So जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जैसे अभी सपोज आपने एग्जाम पास किया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपने एआरए नंबर के लिए अप्लाई किया, आपके पास एआरए नंबर आ गया, अभी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बट आपको जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड बेचना है या सारी कंपनीज का म्यूचुअल फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सारी कंपनीज के पास जाके आपको खुद का इम्पैनलमेंट करना होगा। आप इम्पैनलमेंट कर रहे हैं मतलब एएमसी आपको अपॉइंट कर रही है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो बिना इम्पैनलमेंट किए आप म्यूचुअल फंड सेल नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने सारी एएमसी के साथ इम्पैनलमेंट कर लिया, आप भी जब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे आपको भी सारी एएमसी के साथ इम्पैनलमेंट करना होगा, या फिर जिस एएमसी का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उस एएमसी के साथ आपको इम्पैनलमेंट करना होगा। या फिर अगर आप इतना काम नहीं कर सकते तो आपको किसी ना किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का सब ब्रोकर बनना पड़ेगा। तो आप बाय डिफॉल्ट सारी एएमसीज के साथ इम्पैनलमेंट आपका हो जाता है। सो
एएमसीज अपॉइंट करती हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। मतलब किसी बैंक को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसको सारी एएमसीज के साथ इम्पैनल करना होगा। किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को बनना है उसको भी सारी एएमसीज के साथ इम्पैनल करना होगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू सेल, ओके, सो म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आपको एएमसीज के साथ इम्पैनल करना होगा, या कोई भी कंपनी होगी उसको भी एएमसी के साथ इम्पैनल होना होगा। तो इम्पैनल हुआ मतलब एएमसी ने उसको एज अ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कंपनी उसको अपॉइंट किया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो एनआईएसएम सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले तो आपको एनआईएसएम का ये एग्जाम क्लियर करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 2010, 31 में 2010 को 50 इयर्स जो कंप्लीट हो गए हैं, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। वो चाहें तो एग्जाम दे दें, बट ना चाहें तो ना दें। एक सीपीई प्रोग्राम होता है जो एनआईएसएम ही कंडक्ट करवाता है। सीपीई प्रोग्राम अटेंड करके उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसी सर्टिफिकेट के बेस पे वो म्यूचुअल फंड के मींस एजेंट बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ठीक है। नो योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सपोज आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आपके पास कोई पर्सन आता है जो बोलता है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है? सो जब भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसको बोलते हैं नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। आपने एग्जाम पास कर लिया, अभी आप एआरएन नंबर अप्लाई करेंगे। एआरएन मतलब एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका लाइसेंस होता है। आप एआरएन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसके बाद ही आपको एआरएन नंबर मिलता है। सो उसी प्रोसीजर को बोलते हैं केवाईडी। So, as a part of SEBI drive, the streamline the distributor process of mutual fund products, MFI has introduced the KYD process to verify the correctness of the information provided in the registration document and to have verified of the ARN holder. Okay. So KYD के लिए क्या चाहिए होता है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब आधार और पैन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेकेंड, द बायोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, इसको कैम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके, कैम्स का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू जाके आप ये डॉक्यूमेंटेशन करके, कैंसिल चेक की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, आप एआरएन नंबर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, बायोमेट्रिक प्रोसेस, आपको इसमें कैम्स की ऑफिस जाना पड़ेगा। कैम्स की ऑफिस में आपको सिर्फ बोलना होगा मेरा सर्टिफिकेट है, मुझे एआरएन नंबर चाहिए। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, और वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके आपका ऑनलाइन एआरएन नंबर अप्लाई हो जाएगा थ्रू बायोमेट्रिक प्रोसेस, मीन्स आपका थंब इम्प्रेशन लेके। तो दो ऑप्शन है आपको एआरएन नंबर अप्लाई करने के लिए। पहला ऑनलाइन, ऑनलाइन में आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका कैंसल्ड चेक। बायोमेट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे बट आपको कैंप्स में जाके वहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना होगा। इन दोनों प्रोसेस के बेस पे आप एआरएन नंबर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इसका एक्नॉलेजमेंट आपको कैम्प से ही मिल जाता है। ऑनलाइन करते हो तो आप डाउनलोड हो जाता है, अगर आप ऑफलाइन कैंप्स की ऑफिस में जाके करते हो तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ओके, सो वही केवाईडी करने के बाद आपको एक पेमेंट करना होता है जो 1770 रुपये के आसपास है। वो पेमेंट करने के बाद आपको एआरएन नंबर मिल जाता है। तो प्रोसेस सिंपल क्या है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के बाद केवाईडी करना है, केवाईडी करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद विद इन अ वीक आपका एआरएन कार्ड आपके घर पे आ जाता है, और विद इन आवर्स आपको ईमेल पे मिल जाता है आपका एआरएन नंबर क्या है। अभी एआरएन नंबर, अभी जैसे आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर गया तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, एमफी की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर पे उसका चाहे तो आप नाम डालिए, चाहे तो उसका पैन कार्ड नंबर डालिए, चाहे तो आप मोबाइल डालिए, वो सर्च हो जाएगा। जिसने केवाईडी किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो ये हो गया एआरएन नंबर। उसके बाद आप एएमसीज के साथ इम्पैनलमेंट होना है।
या तो एमसीज के साथ इम्पैनलमेंट कर लीजिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी हर जगह पे इम्पैनलमेंट कर रखा है, उनके आप सब ब्रोकर बन जाइए। ये दो ऑप्शन होते हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। रेवेन्यू फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलता है, मीन्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या फायदा है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है। सिंपल क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। दो तरह के कमीशन होते हैं, एक अपफ्रंट कमीशन, एक ट्रेल कमीशन। सो अपफ्रंट कमीशन अभी बंद हो गया, अभी क्या मिलता है, ट्रेल कमीशन। ट्रेल कमीशन मिलता कैसे है, डेली एनएवी प्राइस पे। ट्रेल कमीशन आपको डेली बेस पे मिलता है। मिलता है मतलब बनता है, मिलेगा आपको मंथ एंड में। पूरे महीने का जो डेली बेसिस का आपका ट्रेल कमीशन बना, वो मंथ के एंड में आपको मिल जाएगा। कैसे मिलता है इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये विजिबल है आप सबको। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने 1 अगस्त को 10 लाख रुपए का चेक उठाया। 1 अगस्त को आपने 10 लाख रुपए का चेक उठाया, और जिस भी स्कीम में आपने डाला उसका एनएवी प्राइस आज के दिन 10 है। मतलब 1 अगस्त को 10 रुपए उसका एनएवी प्राइस है, और 1 अगस्त को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, करेक्ट। और जिस भी स्कीम में आपने डलवाया पैसे, वो स्कीम का ब्रोकरेज था, कमीशन था 1% पर ईयर। ठीक है, अभी 1% पर ईयर में 10 लाख का 10,000 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। आज 10 रुपए एक यूनिट की प्राइस है, तो टोटल वैल्यू 10 लाख है। 10 लाख का अभी 1% कैसे मिलता है, आप पहले एक बार देख लीजिए। सपोज 1% है पर ईयर, करेक्ट। 1% साल का मिल रहा है, तो एक दिन का कितना मिलेगा, 1/365, करेक्ट। सो 0.0027% के आसपास कुछ तो आता है। सो इसी तरह से यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया, जो भी अमाउंट है, ये अमाउंट इंटू 1/365। सो 365 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का कितना परसेंट बनना चाहिए वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यू है 10 लाख, तो 10 लाख पे आज के दिन कितना बना, 27 रुपये 40 पैसे, 27 रुपीज एंड 40 पैसे। 2 अगस्त को एनएवी प्राइस हो गया 10.02, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तो 10,02,698 रुपये हो गया। अभी 10,02,698 का कैलकुलेट करेंगे, जो भी परसेंटेज आया होगा 27.47 बना। उसी तरह से देखिए डेली एनएवी प्राइस चेंज हो रहा है, डेली मार्केट वैल्यू भी चेंज हो रही है इन्वेस्टमेंट की। सो डेली मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वजह से डेली का कमीशन अलग अलग बन रहा है। ठीक है, ऐसा करके पूरे महीने का एनएवी प्राइस चेंज होता रहा, मार्केट प्राइस चेंज होता रहा, और कमीशन का अमाउंट भी चेंज होते रहा। मंथ के एंड में इनका बना 853 रुपये 13 पैसे। तो अगर आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं, तो 10 लाख का 1% का कमीशन है जिस भी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट कराया है कस्टमर का, तो आपको इस बेस पे मंथ के एंड में 800 से 900 रुपए के बीच में मिलेंगे। तो ऐसे ही 10-10 लाख के अगर 100 कस्टमर हो जाते हैं, तो फिर इसका 100 टाइम्स, मतलब 80-85 हज़ार रुपये आपका महीने का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में डेली बेसिस पे, डेली एनएवी प्राइस के बेस पे आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि मंथ एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सर ये कैलकुलेशन सीखना नहीं पड़ेगा ना? सीखें, इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। अभी सिंपल इस कैलकुलेशन को आपसे कोई पूछेगा नहीं। सिंपल जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप डील कर रहे हो, उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना परसेंट कमीशन है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी हर महीने कैलकुलेट करके आपको, जो भी एएमसी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है आपको ब्रोकरेज या कमीशन, उस टाइम पे आपको स्टेटमेंट देती है कि कौन से दिन पे क्या एनएवी प्राइस था, किसके बेस पे कितना आपको कमीशन मिला हुआ है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स ये कैलकुलेशन आप कैसे सीखेंगे। जैसे ये कैलकुलेशन है, डेली आपका फंड वैल्यू ऊपर नीचे होगा। आपने मान लीजिए 20 करोड़ का एयूएम बना लिया अपना,
तो किसी दिन वो 20 करोड़ 50 लाख होगा, किसी दिन 19 करोड़ 50 लाख होगा। इतना फ्लक्चुएशन होते रहेगा। तो इसमें कैलकुलेट तो आप कर ही नहीं सकते। आपको लास्ट में ब्रोकरेज स्टेटमेंट मिलता है, उस टाइम पे आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ब्रोकरेज कितना परसेंट ऑफर किया गया था, पूरे महीने का एवरेज कितना रहा, एवरेज के बेस पे आपको जो मिला वो सही है या नहीं है, बस इतना ही चेक करना होता है। इस पे ना ही एग्जाम में कोई कैलकुलेशन आएगा, ना ही आपको कभी जरूरत पड़ेगी इसको कैलकुलेट करने की। और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ठीक है, तो अभी आप नहीं समझ सर। गए ना कैसे डेली बेसिस पे आपको कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। जो भी आपका मार्केट वैल्यू होगा आप परसेंट निकाल लीजिए। अभी इसको एक अलग वे में समझाता हूँ। जैसे 1% कमीशन है, 1% डिवाइड बाई 365, तो सपोज आ गया 0.0022727%। ये डेली का कमीशन आपका है, ठीक है। अभी अगर 1 करोड़ रुपए इस फंड में होंगे तो आज के दिन 1 करोड़ का इतना परसेंट अमाउंट आपको मिलेगा। कल के दिन 1 करोड़ 1 लाख हो गया तो 1 करोड़ 1 लाख का इतना परसेंट आपको कल का ब्रोकरेज मिलेगा। परसों 1 करोड़ 10 लाख हो गया तो 1 करोड़ 10 लाख का इतना परसेंट कमीशन आपको मिलेगा। सो परसेंट ऑफ कमीशन सेम रहेगा, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? एनएवी प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस चेंज होगा तो यही परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपका अमाउंट भी डेली चेंज होता रहेगा। और मंथ एंड में जितना एक्यूमुलेट होके हुआ है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है अभी तक? हाँ जी। ओके। सो म्यूचुअल फंड, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने कस्टमर से ट्रांजेक्शन चार्ज भी ले सकते हो। सपोज आपने किसी का एसआईपी किया या किसी का लमसम किया, आप उसके घर तक जाएंगे, उसके घर से वापस आएंगे, आपके एक्सपेंसेस हुए, तो सेबी ने ये चीज का ध्यान रखते हुए ट्रांजैक्शन चार्जेस ऐड कर दिया। मतलब आप चाहो तो कस्टमर से ट्रांजैक्शन चार्ज ले सकते हो। वो ट्रांजैक्शन चार्ज कैसा होता है? 10,000 तक अगर रहेगा, फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आप उससे 150 रुपये ले सकते हो। मतलब आपको कैश नहीं लेना। उसने 10,000 का चेक आपको दिया, उसका इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं होगा, 150 रुपये कम होगा, मीन्स 9,850 रुपये ही उसका इन्वेस्ट होगा। 150 रुपये आपको एज अ कमीशन आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम के अलावा सेकेंड टाइम इन्वेस्टर है, मीन्स अदर देन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आप उससे 100 रुपये चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स अगर उसने 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10,000 उसका इन्वेस्ट नहीं होगा, उसका 9,900 रुपये ही इन्वेस्ट होगा। 100 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्ट किया उस टाइम पे नेवी प्राइस था 43 रुपये 21 पैसे। सो सिंपली क्या होगा कि 25,000 में से 150 रुपये तो डिडक्ट हो गए उसके ट्रांजेक्शन चार्ज, तो एक अमाउंट आएगा 24,850 रुपये। अभी 24,850 रुपये उसके इन्वेस्ट होंगे, एनएवी प्राइस कितना है? 43.21। सो 24,850 डिवाइड बाई 43.21 करेंगे तो उसको मिल जाएंगे 575 यूनिट्स। सो किसी ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपने उसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ले लिया 150 रुपये, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? 24,850 रुपये। उसको यूनिट्स मिलेंगे 575 यूनिट्स मिलेंगे अगर एनएवी प्राइस 43.21 है तो। ठीक है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है समझने के लिए कि ट्रांजेक्शन चार्ज कैसे कॉस्ट होता है। कस्टमर से आपको नहीं लेना, आपको कस्टमर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना इन्वेस्ट करिए। वो जो फॉर्म फिल करना होता है वहाँ पे सिर्फ एक जगह पे कस्टमर से सिग्नेचर लेना होता है, सबसे टॉप पे होता है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। आपने वहाँ पे सिग्नेचर ले लिया तो 150 रुपये आपके एडिशनल बन जाते हैं। यूजुअली कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेता है, यूजुअली नहीं लेता है। ठीक है, आप चाहें तो ट्रांजेक्शन चार्ज से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब अगर आपने वहाँ पे सिग्नेचर नहीं लिया तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं मिलेगा, कस्टमर का ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखिए ये अमाउंट 10,000 के ऊपर ही होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या सेकेंड टाइम इन्वेस्टर है, उसका मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट
10,000 प्लस होना चाहिए तो ही आप ट्रांजेक्शन चार्ज कर सकते हो कस्टमर से। क्लियर? आवाज नहीं आ रही सर। ऑडियो। Sir, why does it break? अभी आ रही है आवाज? Yes, yes. Sorry. यही पेज से नहीं आ रही थी या पहले से ही? अभी गई थी सर, अभी गई थी ज्यादा देर पहले। ओके। सो जीएसटी कब लगता है? जैसे आपको म्यूचुअल फंड में कमीशन मिल रहा है, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको कमीशन मिल रहा है, तो जितनी भी एमसीज हैं सब कमीशन में जीएसटी ऐड करके आपको देती है। बट आपको जीएसटी पे कब करना है? जब आपकी ईयरली इनकम मोर देन 20 लाख रुपीज हो जाती है म्यूचुअल फंड से, तब। मतलब जब तक आपकी 20 लाख की सालाना इनकम म्यूचुअल फंड से नहीं बनती तब तक आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है। ओके। कमीशन डिस्क्लोजर मैंडेटेड बाय सेबी। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इम्पैनलमेंट के लिए जाओगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मीन्स उनके फॉर्म्स में कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको आपको रिप्लाई करना होगा। उसको ड्यू डिलिजेंस भी बोल देते हैं और कमीशन डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। आपको कमीशन डिस्क्लोज करना है सेबी को या गवर्नमेंट को कि आपको कमीशन कितना मिला। ये हमेशा नहीं होता है, सिंपली आप पैसे कमा रहे हो, आपके अकाउंट में आ रहा है, आप टैक्स आईटीआर फाइल कर रहे हो तो सब पता ही चलता है। ओके, ये लेकिन जब आप किसी कंपनी के साथ इम्पैनलमेंट होने जाते हो तो आपको एक डिस्क्लोजर देना होता है। वो डिस्क्लोजर में क्या होता है, उसी को ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस भी बोलते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपकी प्रेजेंस मोर देन 20 लोकेशन से ज्यादा है या नहीं है। सिर्फ इतना, मीन्स 20 लोकेशंस मतलब हो गया 20 पिन कोड्स। 20 पिन कोड से ज्यादा कोड्स पिन कोड्स पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आपका टोटल एयूएम 100 करोड़ है क्या, 100 करोड़ अक्रॉस द इंडस्ट्री है या नहीं है। मीन्स 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, सब में अगर 10-10 करोड़ हो गया तो भी आपका 100 करोड़ प्लस हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा आपका एयूएम मोर देन 100 करोड़ है या नहीं है। ठीक है। ओके। द कमीशन रिसीव्ड ओवर 1 करोड़ पर ईयर अक्रॉस इंडस्ट्री। या फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि आपको लास्ट ईयर जो ब्रोकरेज मिला है अक्रॉस द इंडस्ट्री वो 1 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। 1 करोड़ आपको अक्रॉस द इंडस्ट्री रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर अक्रॉस द इंडस्ट्री, हाँ, या फिर सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको 50 लाख का ब्रोकरेज मिला है या नहीं मिला है। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आंसर यस होता है आपका तो फिर आपको एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट होता है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है जिसमें एएमसी चेक करती है कि आप ये संभालने के लिए फिट एंड प्रॉपर हैं या नहीं है। ठीक है। वो प्रोसेस आपको करना होता है। तो इसमें आपको ये नहीं बताना होता इस मैंडेट में कि आपकी इनकम कितनी हुई, बस आपको ये दिखाना होता है कि आपकी प्रेजेंस मोर देन 20 सिटीज हैं, वो 20 लोकेशन है, या फिर पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका 100 करोड़ का एयूएम है, या फिर एक म्यूचुअल फंड कंपनी से आपने 1 करोड़ रुपए, सॉरी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आपने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं एक साल में। चौथा क्वेश्चन, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी से 50 लाख से ज्यादा आपने साल में कमाए हैं। इन चारों में से कोई यस होता है तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट प्रोसेस होता है इम्पैनलमेंट करने के लिए। ठीक है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, अभी फिलहाल आपका ये कुछ भी नहीं है तो सारे आंसर नो नो होंगे। इन फ्यूचर इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया यस होती है
तो आपको फिर सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ ड्यू डिलिजेंस साइन करना होगा। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, सेम चीज है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या क्राइटेरिया है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होने की? फर्स्ट, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए मोर देन 20 लोकेशन, या फिर आपका टोटल AUM अक्रॉस द इंडस्ट्री 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तीसरा, आप किसी एक पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 1 करोड़ आपकी इनकम बनी है लास्ट ईयर, या फिर 50 लाख रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी से बना हुआ है। ये चारों में से कुछ भी यस होता है तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है। किस लिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है? टू सेटिस्फाई फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। मीन्स आपको आपको चेक किया जाएगा आपसे, मतलब ये एक्चुअली कोई प्रोसेस नहीं होता, सिंपली आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है, दैट्स ऑल, कि आप ये चीज संभालने के लिए फिट एंड प्रॉपर हैं या नहीं। सिंपल। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो सिंपली अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। खुद को म्यूचुअल फंड एडवाइजर आप नहीं बोल सकते, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं खुद को। ठीक है, सिंपल। चैप्टर 6 से कुछ क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन के पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है चैप्टर 6 से तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो अभी देखते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स? false, करेक्ट। कंपनीज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इट्स ऑफर्ड बाय इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्वेश्चन शायद में इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। मीन्स सिंपली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन, अच्छा, ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए ये सर्टिफिकेशन आपको ऑफर कौन करता है? तो सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। थर्ड ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। फोर्थ ऑप्शन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन ऑफर करता है आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर NISM, सर्टिफिकेशन एग्जाम? NISM sir. करेक्ट, NISM से आपका एग्जाम होता है। इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न रेवेन्यू? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू कहाँ से बनता है? तो फर्स्ट, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम। दूसरा, फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर। तीसरा, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एमफी। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस फ्रॉम म्यूचुअल फंड। commission A. from mutual fund. A. A. Correct. A is the correct answer. 4. Mutual fund distributor can only earn upfront commission from the mutual fund. State whether true or false. False sir. और कोई? Mutual fund is ओके, अपफ्रंट कमीशन इज नाउ डिसकंटिन्यूड। अपफ्रंट कमीशन हमें नहीं मिलता, हमें सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है, जिसका ट्रेल मतलब डेली कमीशन मिलता है, जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया था। सो अपफ्रंट कमीशन क्या होता था? पहले क्या होता था कि आपने जैसे 10 लाख रुपए लिया, 10 लाख का एग्जाम्पल था ना, तो पूरे साल का कमीशन आपको फर्स्ट डे ही कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। मतलब एक 10 लाख का 1%, 10,000 रुपये आपको फर्स्ट डे मिल जाएगा, अगले एक साल तक कुछ नहीं मिलेगा। एक साल के बाद ट्रेल कमीशन आपका स्टार्ट होगा। 2018 के पहले ऐसा होता था, बट अभी अपफ्रंट कमीशन डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी आपको सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है। पांचवा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न नो कमीशन व्हेन इन्वेस्टर चूज टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। true. जब कोई म्यूचुअल फंड True, sir. डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है? नहीं मिलता सर. True. करेक्ट। सो डायरेक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है ही नहीं है, डायरेक्टली एमसी से कस्टमर बाई कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जब बीच में है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कहाँ से मिलेगा? सो
कमीशन नहीं मिलता है। ओके, हम 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। सिर्फ 5 मिनट। 5 o'clock को हम वापस से मिलते हैं।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी ट्रेनिंग ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी क्योंकि मेरे माइक की बैटरी में कुछ इशू है जिसकी वजह से आवाज़ बीच बीच में बंद हो जा रही है। तो जब तक चलती है तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। सो चैप्टर 6, नेट एसेट वैल्यू, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट। सो किसी भी स्कीम का नेट एसेट वैल्यू मीन्स एनएवी प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंसेस कितने लगते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक यूनिट की प्राइसिंग कैसे होती है मीन्स एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड एनएवी। सो नेट एसेट ऑफ द स्कीम, स्कीम का नेट एसेट मतलब टोटल स्कीम का नेट एसेट कितना है, नेट एसेट वैल्यू नहीं, टोटल एसेट इन द स्कीम। सो ढेर सारे इन्वेस्टर ने मिलके 20 करोड़ यूनिट बाई किया किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के एट ₹10 ईच। मतलब ढेर सारे इन्वेस्टर ने मिलके किसी भी स्कीम में 20 करोड़ यूनिट्स बाई किया और एक यूनिट की प्राइस कितना था, ₹10। सो द स्कीम मोबिलाइज्ड 20 करोड़ इंटू 10, मतलब स्कीम के अंदर कितने पैसे आए, 200 करोड़ रुपए। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹140 करोड़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी। अभी स्कीम की साइज कितनी हो गई, 210 करोड़ रुपए। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹140 करोड़ इन्वेस्टेड इन इक्विटी हैज एप्रिसिएटेड बाई 10%। मतलब इन 200 करोड़ में फंड मैनेजर ने 140 करोड़ रुपए इक्विटी में डाला था जो कि 10% से गेन हुआ है। दूसरा, बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹60 करोड़, जो 60 करोड़ रुपए बचा हुआ था 140 डालने के बाद, उसको फंड मैनेजर ने बैंक डिपॉजिट्स में डाल दिया। ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द स्कीम इज 8 करोड़ रुपीज। अभी यहाँ पे जो 140 करोड़ डाला है इक्विटीज में, उसने गेन तो किया 10% के हिसाब से, बट कुछ डिविडेंड भी दिया होगा। और जो 60 करोड़ रुपए एफडी में डाला हुआ है, उस 60 करोड़ से कुछ इंटरेस्ट भी आया होगा। तो टोटल इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला के स्कीम ने 8 करोड़ रुपए और बनाए। स्कीम एक्सपेंस पेड 4 करोड़। अभी स्कीम का एक्सपेंस हुआ 4 करोड़ रुपए, while the further expenses 1 करोड़, while the further expenses of 1 करोड़ is payable। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए एक्सपेंस हो गए, 1 करोड़ रुपीज पेबल है। सो यहाँ पे नेट एसेट इंक्लूड द अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड, द प्रॉफिट बुक्ड इन द स्कीम एज वेल एज एप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अभी आगे इसके कैलकुलेशन है। ओके, सो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन करने के बाद 140 करोड़ को 10% एप्रिसिएट किया, प्लस उसमें 8 करोड़ रुपए ऐड किया। अभी 140 करोड़ 10% एप्रिसिएट होगा तो 14 करोड़ रुपीस बढ़ जाएगा। सो 154 करोड़ इसकी वैल्यू हो जाएगी जो 140 करोड़ रुपए डाला था, प्लस 8 करोड़। सो 1 करोड़, ओके, वो 1 करोड़ 54 करोड़, वन सॉरी 154 करोड़ इसकी वैल्यू हो जाएगा, प्लस 8 करोड़। तो 154 प्लस 8 करोड़ 162 करोड़, प्लस 60 करोड़। इन सारे को ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमें नेट एसेट ऑफ द स्कीम कितना बन रहा है, 117 करोड़। मतलब स्कीम की साइज कितनी बन गई, जो 200 करोड़ रुपए आए हुए थे वो 200 करोड़ की वैल्यू अभी हो गया 117 करोड़ रुपए। अभी 117 करोड़ रुपए मतलब स्कीम का नेट एसेट 117 करोड़ है। अब एक यूनिट का प्राइस निकालने के लिए क्या करेगा फंड अकाउंटेंट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 20 करोड़ है तो 217 करोड़ डिवाइड बाई 20 करोड़ हो जाएगा। तो एक यूनिट का प्राइस अभी हो गया 10.85 रुपीज। मतलब सिंपली स्कीम में कितनी चीजें बाय हैं, वो इक्विटी हो या डेट हो, टोटल आज का जो वैल्यू है और जितने भी डिविडेंड्स या जितने भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुए हैं, उन सबको ऐड करने के बाद उनसे माइनस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, जो स्कीम के एक्सपेंसेस होंगे, तो हमें फंड की साइज आ जाएगी। फंड की साइज को डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने बाय किया था, 20 करोड़, 20 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? अभी किसी को डाउट है इसमें?
ये शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया, जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार बोलेंगे तो मैं वापस से एक अलग वे में समझाता हूँ आपको। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, सो स्कीम का नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, एक एनएवी का प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ढेर सारे इन्वेस्टर ने मिलके किसी भी स्कीम में 20 करोड़ यूनिट्स खरीदे। ये बात समझ में आ गई? ढेर सारे इन्वेस्टर ने मिलके किसी स्कीम में 20 करोड़ यूनिट्स खरीदे और एक यूनिट का प्राइस कितना था, 10 रुपए पर यूनिट। जब ढेर सारे इन्वेस्टर ने मिलके 20 करोड़ यूनिट्स खरीदे किसी स्कीम में और एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपए, तो टोटल स्कीम का नेट एसेट कितना हुआ, मतलब एयूएम 200 स्कीम करोड़ का कितना हुआ, 200 करोड़ 200 करोड़ हो गया। तो 200 करोड़ रुपए स्कीम में आए। अभी क्या हुआ, इन 200 करोड़ में से 140 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो गए कहाँ पे, इक्विटी में, और 60 करोड़ रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट हो गए, एफडी में। ठीक है, फंड मैनेजर ने 140 करोड़ इक्विटी में डाल दिया, 60 करोड़ डेट में डाल दिया। फिर क्या हुआ, स्कीम की साइज सपोज 1 महीने बीत गए, 1 महीने के बाद ये 140 करोड़ में एप्रिसिएशन हुआ है 10% के हिसाब से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 करोड़ में 10% का गेन हुआ तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 140 प्लस 14 करेक्ट। 154 154 करोड़ इक्विटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने भी शेयर्स दिए होंगे उनका प्राइस बढ़ा तो 154 करोड़ हो गए। बाकी कुछ डिविडेंड्स भी मिले होंगे तो एफडी का इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला के 8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट भी मिला, कुछ डिविडेंड्स भी मिले, तो 8 करोड़ एक्स्ट्रा मिले, तो ये 60 करोड़ कितने हो गए, डिविडेंड छोड़ के हम इसको इंटरेस्ट ही मान लेते हैं, तो कितने हो गए, 68 करोड़। सो टोटल स्कीम की साइज कितनी हो गई अभी, 122 करोड़। ठीक है, अभी स्कीम का सर एयूएम हो गया make आज के sir दिन, make it 222 crores. सॉरी 222. Make it 222 222 करोड़, crores. सॉरी 222 करोड़ हो गया। अभी वापस जाइए, ये तो हो गया स्कीम की साइज। अभी टोटल एक्सपेंसेस 4 करोड़ हो चुके हैं और 1 करोड़ और भी होंगे जो पे करना है, मतलब आज ही इसी टाइम ड्यूरेशन में हुए हैं, बट 1 करोड़ और हुए हैं जिनको पे करना है। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 4 + 1 5 करोड़। 5 करोड़ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो कितना बचा, 217। क्या आवाज नहीं आ रही, हेलो, आ रही है अभी, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ओके, 217 करोड़ हो गया। ठीक है, अभी एक यूनिट का प्राइस जब बेचा था तो 10 रुपए था, अभी कितना होगा, तो अभी अगर एक यूनिट का प्राइस निकालना है तो 217 करोड़ स्कीम की साइज है। अभी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, हेलो, 20 crores सर, 20 crores. डिवाइड बाई 20 करोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.85. तो आज के दिन एक यूनिट का प्राइस कितना हुआ, मतलब एनएवी प्राइस कितना निकल के आया, 10.85। तो सिंपल, जब हम किसी एक यूनिट का प्राइस निकालते हैं तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द स्कीम, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस रिसीवेबल्स जो रिसीव होने वाला है, मीन्स ऐसे क्या होता है कि एफडी में हमें इंटरेस्ट मिलता है मंथली, बट 15 दिन के बाद हमारा कुछ तो बना, उसको भी कंसीडर किया जाता है, प्लस डिविडेंड इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का प्राइस आ गया। ये सिंपल मैथ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसको मतलब आप म्यूचुअल फंड एनएवी कैलकुलेशन समझ के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टफ मत बनाइए। सिंपल
टोटल साइज ऑफ द स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द स्कीम, तो एक यूनिट का प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? सो इस तरह से यूनिट का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। अभी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या ऐड करते हैं? इंटरेस्ट इनकम कितना आने वाला है, कितना आ चुका है, डिविडेंड इनकम कितना आने वाला है, कितना आ चुका है। मतलब डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ने बोला कि पर शेयर 10 रुपए डिविडेंड, तो डिविडेंड तो बाद में आते हैं, डिक्लेयर आज हुआ तो आज ही उसको कंसीडर कर लेंगे। तो डिविडेंड इनकम, रियलाइज्ड कैपिटल गेन, आपको पता है रियलाइज्ड कैपिटल गेन क्या होता है, वैल्यूएशन गेन, इन सबको ऐड करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। अब रियलाइज्ड कैपिटल लॉस, वैल्यूएशन लॉस इसी में आ गया। मतलब अगर कुछ शेयर प्रॉफिट में है, कुछ नुकसान में है, तो उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअली। ओके, उसके बाद स्कीम के एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। स्कीम की साइज कितनी है आज के दिन, टोटल एसेट्स इन द स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इन द स्कीम, सो नेट एसेट वैल्यू आपका आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. अभी Please move. हाँ, हाँ शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? No, sir. It's clear. Please move. एकदम क्लियर है, मीन्स सबको Yes, sir. क्लियर है? सपना आपको भी समझ में आ गया? हाँ सर, फिर भी मैं एक बार दोबारा देखूंगी इसे। यस सर। जब आपको म्यूचुअल फंड का फर्स्ट वाला अगर आपने ट्रेनिंग लिया होगा ना, फर्स्ट वाला ट्रेनिंग आपका क्लियर होगा तो सब समझ में आएगा। अगर फर्स्ट डे वाला आपने नहीं लिया होगा तो नहीं समझ में आएगा। बट आप मुझे एक बार कॉल करिएगा, मैं आपको डिटेल में एक बार एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक अलग वे में, शायद आपको वहां पे समझ में आ जाए। ओके सर। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको समझिए। और ट्रेनिंग को हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो एकदम स्विच ऑफ होने वाला है अभी बैटरी। तो हाँ, पंकज जी सर बोलिए। मैं, हाँ मेरा फर्स्ट डे की क्लास मिस हो गई थी सर एक्चुअली। लिंक मुझे आज ही मिला है, तो हम्म, फर्स्ट डे की क्लास तो मैंने की नहीं सर। सारे रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपके पास मेरा नंबर है? नहीं सर। किसी का है हमारी टीम में? धर्मेंद्र सर का है। धर्मेंद्र सर से आप मेरा नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, मैं आपको सारे रिकॉर्डिंग सेशन भेज देता हूँ, या फिर आप धर्मेंद्र जी से ही मांग लीजिए। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं 4 o'clock।